नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे राजनय के एक अन्य स्वरूप की, जिसका नाम है नवीन राजनय, न्यू डिप्लोमेसी। नवीन राजनय जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध को नवीन राजनय की शुरुआत के रूप में भी हम देख सकते हैं। ये एक ऐसा युग था जिसने पुराने राजनय की समस्त विशेषताओं को समाप्त कर दिया या वो गौण हो गई। नए राजनय ने कुछ विशेष प्रकार की स्थितियां ग्रहण की, जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने राजनीति में बदलाव किए, उन बदलावों का प्रभाव राजनय पर भी पड़ा। मोटे रूप में राजनीतिक मान्यताएं बदली, राष्ट्रों के आर्थिक विश्वास बदले, पूर्व और पश्चिम का भेद बढ़ गया, जीवन व रहन सहन की पद्धति में बदलाव आया। तो ये जितने भी प्रकार के बदलाव हुए, उन बदलावों का प्रभाव राजनय में भी पड़ा और पुराना राजनय जो है गौण हो गया और एक नए प्रकार के राजनय की शुरुआत हुई। नए राजनय को दो भागों में बांटकर जाना जाता है। एक है 19वीं शताब्दी तक का राजनय और दूसरा है 1914 के बाद का राजनय। इस तरीके से जो नया राजनय है वो दो प्रकार से हम देखते हैं। 19वीं शताब्दी तक का जो राजनय है, उस राजनय की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी राजनीतिक परिवर्तन का युग था और इस राजनीतिक परिवर्तन के युग ने राजनय में भी व्यापक परिवर्तन किए। राजनय के स्वरूप तथा क्षेत्र में भी परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होते हैं। राजनय का जो केंद्र, पुराने राजनय का जो केंद्र यूरोप था, वो इस नए राजनय में भी 19वीं शताब्दी तक बना रहा। यूरोप जो है नए राजनय का केंद्र भी रहा। और एक बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा एक बदलाव जो राष्ट्रों के भीतर पैदा हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था, वह यह कि विश्व के अधिकांश देश जो हैं वो प्रजातंत्र की ओर अग्रसर हो रहे थे। यानी वैचारिक दृष्टि से राष्ट्रों के शासन का जो स्वरूप है वो प्रजातंत्रात्मकता की ओर जा रहा था और इस प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की ओर जाने के फलस्वरूप राजनय को भी एक नया स्वरूप धारण करना था। उसके लिए नई दिशाएं खोजी जा रही थी। ऐसी स्थिति में राजनय को प्रभावित करने के कुछ बिंदु हमें देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। उन बिंदुओं के आधार पर हम राजनय या नवीन राजनय के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। जो बदलाव, जो परिवर्तन 19वीं शताब्दी में आ रहा था, जिसका प्रभाव राजनय पे पड़ा, उनमें सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय समाज की भावना। ये एक ऐसा दौर था जिसमें राष्ट्रों ने आपस में मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समाज की भावना को विकसित किया और इस अंतर्राष्ट्रीय समाज की भावना को आगे बढ़ाने के लिए एक सिद्धांत जो है वो राष्ट्रों के बीच विकसित हुआ कि यदि संकट सामान्य है तो उसका मुकाबला करने के लिए एकता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और संकट का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रों ने एकजुटता को जो है अपनाया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि पार्सिया के भय से ग्रीक राज्यों में एकजुटता स्थापित हुई। नेपोलियन बोनापार्ट
की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए यूरोप के राज्य भी एकत्रित हो गए। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम जानते हैं कि वो साम्राज्यवादी थे और उनके प्रति यूरोप में एक भय का वातावरण निर्मित था और उससे मुकाबला करने के लिए एक संगठन जिसको हम कंसर्ट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना यूरोप के देशों के द्वारा की गई। ये कंसर्ट ऑफ यूरोप क्या था? कंसर्ट ऑफ यूरोप अंतर्राष्ट्रीय समाज की भावनाओं के विकास में योगदान देने वाला एक संगठन था और इस संगठन के द्वारा कुछ सामान्य नियम जो है वो स्वीकार कर लिए गए थे, जिनको बड़े राष्ट्रों ने आत्मसात किया, जैसे आत्मगौरव, मानवता, पारस्परिक विश्वास। ये वो बिंदु थे, ये वो नियम थे जिनकी पालना बड़ी शक्तियों ने करने का विचार किया और इसके बेस पर, इसके आधार पर राष्ट्रों का संचालन होना चाहिए, इस बात पर सहमति बनी। कंसर्ट ऑफ यूरोप के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि यूरोप के राष्ट्र जो हैं वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएं और राष्ट्रों के बीच शांति और सद्भाव बना रहे। परंतु कंसर्ट ऑफ यूरोप जो है वो यूरोप के देशों के बीच उत्पन्न विवादों को समाप्त करने में सफल नहीं हो सका और यूरोप के देशों में जो है विश्व युद्ध छिड़ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप में हुई और इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो कंसर्ट ऑफ यूरोप निर्मित हुआ था वह भंग हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर एक नए प्रकार के संघ का निर्माण हुआ जिसको हम राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं और इसी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय समाज की भावना के प्रतीक के रूप में संगठन का निर्माण हम देखते हैं। तो इस तरीके से जो 19वीं शताब्दी का जो राजनय है वो अंतर्राष्ट्रीय समाज की भावना से ओतप्रोत रहा और राष्ट्रों के बीच में इस प्रकार के संबंध विकसित हुए और उन संबंधों का जो प्रभाव है वो राजनय पर भी पड़ा। जो पारंपरिक राजनय था उस राजनय की जगह ये अंतर्राष्ट्रीय समाज की भावना राजनय में प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर हुई। दूसरी बात यदि हम करें तो नए राजनय को प्रभावित करने वाला जो बड़ा महत्वपूर्ण तत्व था वह था जनमत। अब ये माना जाने लगा कि जनमत की भावना का सम्मान होना चाहिए और विदेश नीति का निर्माण जो है वो जनता की भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए। पहले क्या होता था कि विदेश नीति के निर्माण में या विदेश नीति के उद्देश्यों की पूर्ति में जनता की कोई सुस्पष्ट प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती थी, परंतु नए राजनय में जो जनमत है उसका प्रभाव इस रूप में पड़ा कि इसने विदेश नीति को भी प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ जनमत की जो स्थिति है वो सेनाओं से भी अधिक शक्तिशाली होती चली गई। यानी पहले जो राज्य का जो निर्धारक तत्व था, नियामक तत्व था, वो सेनाएं हुआ करती थी, उसकी जगह अब जनमत जो है वो राज्य का नियामक तत्व बनने लगा। और ऐसी संधियां जो जनमत के प्रतिकूल होती थीं वो निरर्थक हो गई, उनको जनता के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। हमारे सामने उदाहरण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रसंघ के निर्माण में महती भूमिका निभाई और राष्ट्रसंघ के निर्माण से संबंधित जो संधि हो रही थी उस संधि को वहाँ की कांग्रेस के द्वारा मान्यता नहीं दी गई और अमेरिका प्रारंभ से ही राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका। तो जनमत का जो प्रभाव है वो राजनय की स्थिति पर भी पड़ा और इस प्रभाव से जो है बहुत बड़ा हम जनमत के
की स्थिति में सुधार देखते हैं। हम यदि इसी संदर्भ में किसी अन्य और महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो राजनय पर वो जो प्रभाव पड़ा वो यातायात के साधनों का भी पड़ा। पारंपरिक राजनय का संचालन जो है वो राजनयिकों के द्वारा होता था, और राजनयिक एक देश में नियुक्त हो जाते थे और वो अपने देश के बारे में निर्णय किया करते थे। क्योंकि पहले यातायात और संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ था, तो इसमें जो है राजनयिक स्वयं अपनी बुद्धि से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। वो स्वतंत्र ही नहीं थे, अपितु वो उन निर्णय के लिए उत्तरदायी भी होते थे। परंतु अब इस संचार की क्रांति ने, यातायात के साधनों के विकास ने राजनयिकों के उस स्वतंत्रतापूर्ण अधिकार को एक तरीके से समाप्त कर दिया। अब राजनयिक जो हैं वो विभिन्न माध्यमों से अपने राष्ट्र के प्रमुखों से वार्ता करके एक स्पष्ट राय निर्मित कर सकता था। अब उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ हमें कमी भी नज़र आती है, क्योंकि यातायात के साधनों के विकास के कारण अब भाप के इंजन का आविष्कार हो गया, बेतार के तार आ गए, वायुयान, दूरभाष ने पुराने राजनय के व्यवहार को एकदम बदल दिया। तो जो राजनयिक पहले स्वयं के ऊपर निर्भर रहकर निर्णय करने में स्वतंत्र थे, वो अब इस यातायात के विकास के कारण उस स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि वो अपने राष्ट्राध्यक्षों से शीघ्र संपर्क कर सकते थे और उस शीघ्र संपर्क के आधार पर वो एक जो उनकी जो राय है उस राय को ले सकते थे और उस राय के आधार पर ही उनको निर्णय करना होता था। तो राजनयिकों को जो स्वायत्ता मिली हुई थी वो स्वायत्ता भी भंग हो गई। अब राष्ट्रीय हित के व्याख्याकार केवल राजनयिक ही नहीं रहे, अपितु सरकार का भी राजनय के क्षेत्र में बड़ा हस्तक्षेप हो गया। यदि हम और इस संदर्भ में बात करें तो हम देखते हैं कि राजनयिकों के इस प्रकार के बदलाव ने पूरी तरीके से राजनय के स्वरूप को बदल कर रख दिया। और हम ये देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी का जो राजनय है वो हमें पारंपरिक राजनय से बिल्कुल भिन्न नज़र आता है, और ये सारे तत्व जो हैं वो उस राजनय को प्रभावित करते हुए हमें नज़र आते हैं। थैंक यू।